गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड क्लास 6 जो है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की उसका थ्योरी लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज हम एमसीक्यूज़ जो उस लेक्चर के उस टॉपिक के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ जो वहाँ पर डिस्कस नहीं कर सके अगर हम कोई चीज़ तो वहाँ पर एमसीक्यूज़ में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और पीडीएफ जो है इसकी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द कोऑपरेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू। ठीक है कि अगर कहता है कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उन्हें किस तरह के कैटेगरीज जो हैं उसमें बांटा गया है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कामकाज करने का जो तरीका है उनका वो देखें। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ अनरजिस्टर्ड एंड ऑक्सिलरी। ठीक है, अनरजिस्टर्ड में बांटा जाता है और दूसरा ऑक्सिलरी में। अन ऑक्सिलरी मीन्स सपोर्टिंग होती हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ को। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हें अनरजिस्टर्ड और ऑक्सिलरी जो हैं ऐसी सोसाइटीज़ जो हैं इनमें बांटा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा, अब हम देखेंगे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसमें जो है लीगल मतलब कानूनी तरीके से अगर हम देखें तो सोसाइटीज़ जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो कितने तरह के उसमें कितने तरह की सोसाइटीज़ जो उसमें क्लासिफाइड होती है। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में हमने देखा कि एक तो अनरजिस्टर्ड और ऑक्सिलरी दो तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। और अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, दैट इज़ अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। ठीक है, यानी जो रजिस्टर्ड है वो लीगल है, जो अनरजिस्टर्ड है वो इलीगल है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये दो तरह की ये वाली सोसाइटीज़ होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए जो आईसीएज हमने पढ़ा है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है, ग्लोबल अलायंस है कोऑपरेटिव्स के लिए, लेकिन इसके अलग अलग रीजनल ऑफिसेज भी हैं। हेड ऑफिस तो इसका है लंदन लंदन में, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि अफ्रीका में इसका अलग से ऑफिस है, अमेरिका में इसका अलग से ऑफिस मिलेगा। इसी तरह एशिया और पैसिफिक जो है हमारा, एशिया पैसिफिक का भी एक इसका रीजनल ऑफिस है। आपका क्वेश्चन है कि जो एशिया और पैसिफिक का जो रीजनल ऑफिस है आईसीए का, उसका मेन ऑफिस जो यानी उसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है। तो एशिया पैसिफिक की जो रीजनल ब्रांच है आईसीए की, उसका मेन ऑफिस जो यानी उसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है। तो अच्छी बात है, जानकर खुशी होगी आपको कि हमारे अपने भारत में ही है इसका रीजनल ऑफिस का हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, भारत में। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारी डोमिनेंस जो है कोऑपरेटिव में वो भी शो करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसने 1901 में एक कमेटी जो है अपॉइंट की, किस प्रेसिडेंटशिप के अंदर, टू स्टडी द क्वेश्चनिंग ऑफ स्टार्टिंग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। तो भारत में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ अभी तक नहीं बनी थी 1901 से पहले। तो भारत में इंडियन गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम की, उसने जो है एक कमेटी जो है अपॉइंट की थी और वो उस कमेटी को ये कहा गया कि आप बताइए कि इंडिया में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं इन्हें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, खोलना चाहिए तो कब खोलना चाहिए, किस तरह की क्रेडिट सोसाइटीज़ होनी चाहिए। तो आपको बताना है वो जो कमेटी अपॉइंट की गई थी 1901 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए, उसके प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सर एडवर्ड लॉ। ठीक है, तो सर एडवर्ड लॉ जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे उस कमेटी के, जिसको कि रिकमेंड करने के लिए कहा गया था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में आप बताइए। ओके, 1901 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, द डैश कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1981 रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि 1951 में एक कमेटी बनती है जिसको कि इसलिए बनाया जाता है कि वो रिव्यू करेगी कि क्या क्या अरेंजमेंट जो हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन बने जो कि क्रेडिट देते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो क्या उनकी अरेंजमेंट है, इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी एक बिठाई गई थी 1981 में, और जिसने जो है नाबार्ड को बनाने की रिकमेंडेशन जो है वो दी थी इस रिव्यू के बाद। तो सिंपल अगर हम कहें तो नाबार्ड को बनाने के लिए
किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि नाबार्ड नाम का एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में बनना चाहिए? आंसर रहेगा इसका, मैंने आपको शायद पढ़ाया भी है थ्योरी सेक्शन में, इसका आंसर ए रहेगा, शिवरमन कमेटी। ठीक है, तो शिवरमन कमेटी जो है ये 1951 में अपॉइंट हुई थी। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की जो इंस्टीट्यूशन क्रेडिट है उनको रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया था, और इसकी रिकमेंडेशन थी कि नाबार्ड जैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट वगैरह को क्रेडिट दे सके, फिनांस दे सके। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश इज़ द होमलैंड ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जैसा कि हमने थ्योरी में अच्छी तरीके से पढ़ा था, उस एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का होमलैंड जो है वो किसे माना जाता है, यानी कहाँ उनका जन्म जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि उसे एग्रीकल्चर कोऑपरेशन जो है उसका होमलैंड माना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7, कि टॉर्च बियरर जो है किसे माना जाता है। ठीक है, को टॉर्च बियर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को लेकर दूसरे देशों के लिए जिसने एक टॉर्च बियरर का काम किया है, जिसने अंधेरे में आप कह सकते हैं कि टॉर्च पकड़ कर रास्ता दिखाने वाला काम, अगर दुनिया के दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही थी उनको किस कंट्री जो थी उसने एक टॉर्च बियरर की तरह काम किया है, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर भी डेनमार्क है। दो चीज़ें जो हमने डेनमार्क के रिलेटेड पढ़ी हो। तीसरा जो है डेयरी कोऑपरेटिव्स जो हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं इनका भी होमलैंड जो है वो डेनमार्क को ही माना जाता है। तो डेयरी कोऑपरेटिव्स का अगर जन्म कहाँ से हुआ, ये अगर क्वेश्चन अगर आपको आए तो उसका आंसर भी डेनमार्क रहने वाला है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है जो कि 1833 में इस्टेब्लिश हुआ होम विलेज इटली में, वो किसने बनाया था। ठीक है, यानी इटली के एक एरिया था जिसे कि लॉर्जिगिया कहा जाता है। लॉर्जिगिया में ही 1883 में पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है वर्ल्ड का बनता है। वो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो पहला वर्ल्ड का 1883 में जो इटली में बनता है वो किसने बनवाया, किसकी एफर्ट से वो बनता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ डॉक्टर लियोनी वोलमबर्ग। ठीक है, तो डॉक्टर लियोनी वोलमबर्ग जो थे उनके द्वारा जो था पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 1883 में बनाया गया इटली के लॉर्जिया जगह में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पहले जो इंडिया की बात अब आती है कि फर्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव जो थी इंडिया में बनी बॉम्बे प्रोविंस में 1915 में, वो बॉम्बे में कहाँ बनी थी। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, हुबली। तो बॉम्बे में हुबली जगह पर पहली मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बनी थी 1915 में। ओके, उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है वो है आपको प्रोसेस के बारे में बताना है कि मान लीजिए एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कहता है कि दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ जो कि एक ही बिजनेस, एक ही काम कर रही हैं, ऐसी दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ को अगर जोड़ दिया जाए, वो भी प्राइमरी लेवल पर या ग्रॉस रूट लेवल पर, या फिर जो अलग अलग सेम काम करने वाली अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसे एक ही सोसाइटी के अंदर जो है सब्सिडियरी वगैरह बना दिया जाए, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। ठीक है, यानी सेम ही नेचर की कोऑपरेटिव्स हैं दो या दो से ज़्यादा, या तो उनको जोड़कर एक कोऑपरेटिव बना दी गई है, या फिर एक डोमिनेंट कोऑपरेटिव है और उसके अंदर जो है वो ब्रांचेस के तौर पर काम कर रही हैं, ऐसे इस हिसाब से उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और लिंक अप सिस्टम जो है, ये दो चीज़ें बहुत जो ज़रूरी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिंकअप के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो उसी के रिलेटेड था, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा है। इसमें ये पूछता है कि दो या दो से ज़्यादा कोई सिंगल पर्पस सोसाइटीज़ हैं, सिंगल पर्पस सोसाइटीज़ जो कि सिर्फ एक ही तरह का काम करती हैं, उसके अलावा वो दूसरा तीसरा काम के साथ डील नहीं करती। तो मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा आपके पास सिंगल पर्पस सोसाइटीज़ हैं और वो बिल्कुल क्लोज़, एक दूसरे के क्लोज़ एरिया में काम कर रही है। ठीक है, थोड़े ही डिस्टेंस पर अगर आप देखोगे एक सोसाइटी मिल रही है, दूसरी जो है वहाँ पर एक सोसाइटीज़ मिल रही है, सेम नेचर नहीं है उन सोसाइटीज़ का,
नेचर अलग अलग है लेकिन हैं सिंगल पर्पस सोसाइटीज़। तो ऐसी सिंगल पर्पस सोसाइटीज़, दो या दो से ज़्यादा सिंगल पर्पस सोसाइटीज़ जो कि क्लोज एरिया में एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं बिना अपनी आइडेंटिटी को खोए, ठीक है। मतलब दोनों जो हैं वो अपनी कंपटीशन में हैं और अपना अपना जो उनको बेनिफिट वगैरह हो रहा है, उनकी आइडेंटिटी लॉस का कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसी सोसाइटीज़ जो है, इस तरह की प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिंक अप सिस्टम, ठीक है। तो लिंक अप सिस्टम इसका आंसर रहेगा। तो आज के इतने ही क्वेश्चन हैं, इतने में ही जो है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को मिले हैं और इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। बाकी इसके अलावा हम अलग अलग हर वीडियो के साथ, थ्योरी लेक्चर के साथ एमसीक्यू जो है डिस्कस कर रहे हैं। और इवन जब हमारी थ्योरी सेक्शन ख़त्म भी हो जाएगी, सिलेबस पूरा ख़त्म भी हो जाएगा, तो एमसीक्यू जो है वो हम और ज़्यादा भी ज़्यादा हमसे एमसीक्यूज़ और भी अगर किसी स्टेज पर मिलेंगे उसके बाद वो भी हम जो है डिस्कस करते रहेंगे जब तक पेपर नहीं आ जाता, ठीक है। तो बने रहेगा हमारे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ। थैंक यू।